हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो भैया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हम लोग देखते हैं, बढ़िया से रिविजन करेंगे, ठीक है? चलो भाई, पहले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हम नाम तो डिकोड करेंगे बहुत अच्छे से। देखो, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल और एक्सहेल, ठीक है? इनहेल और एक्सहेल। इनहेल का मतलब इंस्पायरेशन और एक्सहेल का मतलब एस्पायरेशन, ठीक है? फिर इसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब सर्कुलेटेड, जो हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने को ही बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जो एयर हम लोगों ने इनहेल किया हुआ है, वो एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, हम अपने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, उसे तो बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर या सर्कुलेटेड ऑफ एयर इंटायर बॉडी, जितनी ज़रूरत है, ऑन डिमांडेड, इंटायर बॉडी, पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक है? बोले, चलो ये मान, अब हम थोड़ी अलग सी बात कर ले रहे हैं बहुत अच्छे से, एक एक लाइन भाई समझा के फिर उसके बाद बताऊँगा, ठीक है? चलो, ब्रीथिंग एंड ए चेंज ऑफ गैसेस, एक बार चैप्टर का नाम दोबारा ले दे रहा हूँ, ब्रीथिंग एंड ए चेंज ऑफ गैसेस। देखो, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। देखो, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? मैं बोलता हूँ, ब्रीथिंग का मतलब दो टर्म होता है। एक होता है इनहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है? इंस्पायरेशन। इनहेल का मतलब क्या होता है? इंस्पायरेशन। और एक्सहेल का मतलब क्या होता है? एस्पायरेशन। सांस को बाहर निकालना, छोड़ना, ठीक है? एस्पायरेशन। अब हम बोल रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब पूरी बॉडी में इसी एयर को सर्कुलेट करने को बोलते हैं इनस्पायरेशन। अब एक टर्म तुमने रेस्पायरेशन इन प्लांट में पढ़ा होगा, तो बोलते हैं रेस्पायरेशन तो कॉमनली हम ब्रीथिंग के इंटरकनेक्टेड होता है। मतलब इन्होंने बोला क्या था कि बेसिकली जो रेस्पायरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है ब्रीथिंग से। तो ऐसा क्यों? ये बात होती है। तो आओ हम एक बार देख लेते हैं। रेस्पायरेशन में क्या होता है सर, कि जो हम लोग बायोमेट्रोमॉलिक्यूल जो हम लोग खाते हैं, वो मेट्रोमॉलिक्यूल जैसे कि लाइक का ग्लूकोज, ग्लूकोज तो जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं भैया? ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये किसमें बदल जाता है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसी 3 टर्म में बदलता है, ठीक है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब मैंने बोला क्या भैया, ठीक है, सारी बातें सही है। अब मैंने बोला क्या, इस एनर्जी तो हम यूज कर देंगे अपने डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए। हम लोग, एक मिनट, डेली लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ये जो एनर्जी होता है, हम लोग इस एनर्जी का उपयोग करते डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। घूमना फिरना, खाना पीना, जो भी हो। तो डेली लाइफ एक्टिविटी हम लोग कैसे कर पाते हैं भाई? एनर्जी के बिना हम लोग कोई काम भी नहीं कर सकते। तो डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है? डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर कि ये जो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो क्या ये मेरा एक प्रोडक्ट भी, वेस्ट प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं कि ये CO2 भी रिलीज होता है? हाँ सर। तो ये CO2 हम अपने बॉडी में रखेंगे? नहीं सर, ये तो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, हार्मफुल है। तो ये CO2 बेसिकली एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है। किसके लिए? हार्मफुल सब्सटेंस होता है फॉर अ बॉडी, इसलिए हम इससे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। इसे हमें निकालना पड़ेगा और इसे हम रिलीज आउट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। हालांकि यही CO2 प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है,
जानते हो ना, क्योंकि जब क्या नाम है केल्विन साइकिल चलता है तो यही CO2 लेके फूड बनाता है, ठीक है। तो हम लोग रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला भैया, अब मैंने बोला क्या, देखो ग्लूकोज जब मैंने ब्रेक डाउन किया CO2 में टूटा, वाटर में टूटा, एनर्जी, इस एनर्जी तो हम डेली लाइफ एक्टिविटी में यूज कर ले रहे हैं भैया, हाँ। और CO2 हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो बॉडी रिलीज कर देती है, क्योंकि भैया वो ज़्यादा सिक्योर कर लेगा तो बॉडी की एक्टिविटी जो हो जाएगी वो हैंड ओवर हो चल जाएगी, ठीक है। तो ये ही लिए हमें दिक्कत होती है, ठीक है। आओ चलो हम लोग पढ़ते हैं भाई NCERT तो लाइन 7 एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसा कि तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर लेता है, उपयोग कर लेता है टू इनडायरेक्टली। क्यों क्यों ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं। हाँ यार एक चीज़ बताना भूल रहे थे, और इसमें बताते हैं। तो मैंने इसका, ये तो मैंने बता दिया सारी चीज़, लेकिन इसका मेरा क्या रिलेशन है ब्रीथिंग से, ये नहीं सोच पाए ना। हाँ ये वाला चीज़ नहीं बताया कि जो ये आपने बताया कि एनर्जी बन जाता है, वाटर बन जाता है, CO2 बन जाता है। लेकिन तो जब रेस्पायरेशन हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, और वहीं पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, वहीं पे क्रेब्स साइकिल और क्या नाम है हमारा ETS जो हो जाता है वो हमारा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्या ETS माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हालांकि जब तुम रेस्पायरेशन इन प्लांट में पढ़े होते तो वहाँ पे तुम्हें मालूम हो जाती, जब कॉम्प्लेक्स 4 पे, मतलब अगर तुम्हें याद दिलवा दूँ मैं तो ऐसे कुछ होता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, याद करो भैया। मुझे वो भी रिवीजन करवाना पड़ रहा है तो भाई क्या ही बात बोलूँ। देखो कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 याद करो कि यहाँ पे कौन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, ये 3 होता है, हालांकि ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। लास्ट स्टेप में तुमने देखा था हाफ H2 प्लस होता है प्लस O2 आता है। जैसे ये ऑक्सीजन आता है, जैसे ये लास्ट में ऑक्सीजन आता है, ये वाटर बन जाता है, वाटर बनते निकल जाता है और यहाँ से कॉम्प्लेक्स 5th में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन जाता है। तो जो ये एनर्जी बनती है, जो ये हमारी यहाँ पे एनर्जी बन रही है, क्या ये ऑक्सीजन ना आया होता, मैं बोल रहा हूँ क्या ये ऑक्सीजन ना आया होता तो क्या पानी बनता, और पानी नहीं बनता तो क्या ये ATP बनता, नहीं बनता। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ ये ऑक्सीजन हमारा बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है रेस्पायरेशन से। अगर तुम सांस नहीं लो रहे तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो H2O2 से कंबाइन नहीं होगा, और H2O2 से कंबाइन नहीं रहेगा तो वाटर नहीं बनेगा, और वाटर नहीं बनेगा तो ATP नहीं बनेगा। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमें सांस ही लेने के लिए नहीं ज़रूरी है। ये मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन हमें ATP या एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, इसी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है हमारे रेस्पायरेशन से, क्योंकि लास्ट टर्मिनल स्टेप जब तुम रेस्पायरेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये बोलेगा मोस्ट क्रूशियल जो स्टेप था या मोस्ट टर्मिनल स्टेज पे ऑक्सीजन का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखो इन्होंने बोला ऑक्सीजन तो सब लोग यूटिलाइज कर देते हैं, यूटिलाइज मतलब ले लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भैया सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे ग्लूकोज हो जाए, जैसे कि एमिनो एसिड हो जाए, जैसे कि फैटी एसिड होते हैं, इनका ब्रेक डाउन करने के लिए, इनका ब्रेक डाउन करके इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होते हैं उस एनर्जी को हम लोग निकाल के अपने डेली लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम इस एनर्जी का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई याद करो जब हमने ग्लूकोज तो तोड़ा था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकली थी जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, तो हम इसे रिलीज कर देते हैं ड्यूरिंग दी एटमॉस्फेयर में। और ये कब हुआ था भाई, रेस्पायरेशन प्रोसेस एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस होता है, क्योंकि भैया हालांकि रेस्पायरेशन एम्फीबॉलिक होता है लेकिन उस समय एक
पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बोल दिया जाए तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। देयरफॉर दिस इज द एविडेंट दैट O2 कैन बी O2 टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब ब्रीथिंग करोगे तो कॉन्टिन्यूस जो होता है, जो हमारे अंदर से सेल वर्क कर रहे हैं, उन्हें हमें ऑक्सीजन प्रॉपर हर सेकंड हमें देना पड़ेगा। और जो ये सेल है हमारे अंदर से जितने भी CO2 को स्टोर किया है, ये क्या नाम है सेल के थ्रू मिल जाएगा, और ये सेल क्या करेगा CO2 तो दे देगा, और CO2 लास्ट में बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर में। दी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का आना और ऑक्सीजन का आना या जाना, या तुम बोलो CO2 का आना या CO2 का जाना, ये सारी चीज़ें तो ही हम बोलते हैं ब्रीथिंग। मतलब इंटायर हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का आना, CO2 का जाना, इससे पूरे तो हम बोल रहे हैं ब्रीथिंग। और बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है रेस्पायरेशन, ठीक है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट बोला है कि ऐसा है, तुम एक काम करो, तुम अपने हाथ तो अपने चेस्ट वाले रीजन में रखो, तुम्हें क्या फील होता है, चेस्ट एक बार ऊपर जाता और एक बार नीचे जाता, ऐसा क्यों हो रहा होता। नो दैट ड्यू टू अ ब्रीथिंग, क्योंकि जब तुम ब्रीथिंग करोगे तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों करोगे, जिसकी वजह से जब ब्रीथ करोगे तो थोड़ा सी वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो हमारा हार्ट होता है वो ऊपर जाएगा, और फिर नॉर्मल स्टेज में हो जाए तो वो नीचे आ जाए, इसलिए बोलते हैं धक धक कर रहा है, ठीक है। दिस रेस्पायरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ द डेथ सेल बोला है कि अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बोला है अब आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। बोले दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, बोले जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, मतलब जो हम लोग सांस लेने के मैकेनिज्म होता है, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल में अलग अलग होता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल में जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हैबिटाट, मतलब तुम कहाँ पे रहते हो, ये इस पे डिपेंड करता है। और क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गन सिंपल ऑर्गन है, सेल है, टिश्यू है, किस हिसाब से है। जैसे कि बात कर दी जाए, इन्होंने बोला कि ये किस पे डिपेंड है, हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बोले जैसे कि अब तुम एनिमल किंगडम उठाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले लोअर किंगडम या लोअर किंगडम में बात कर दिया, लोअर फाइलम में बात कर दी जाए तो जैसे हमारे इनवर्टिब्रेट में, जैसे कि हमारे स्पॉन्जेस का मतलब क्या होता है, पूरी फेरा, सिलेंटेटा, और प्लेटफॉर्म का मतलब हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथेस। ये सारे लोग कैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 वाया सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ये लोग क्या नाम है O2 और CO2 का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ओवर द इंटायर बॉडी सर्फेस, ठीक है। अर्थवॉर्म की बात है, अर्थवॉर्म किसका मेंबर होता है, अर्थवॉर्म एनेलिडा का मेंबर होता है। भैया किसका मेंबर होता है, एनेलिडा। अर्थवॉर्म की बात कर दी जाए तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल के जरिए क्या नाम है ऑक्सीजन O2 और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। फिर इंसेक्ट में आ जाए, इंसेक्ट किसका फाइलम, किस फाइलम में इंटर करता है, तो ये आर्थ्रोपोडा में करता है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बन जाते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बन जाते हैं। फिर वहीं पे एटमॉस्फेरिक एयर को ये लोग ले आते हैं बॉडी में, और बॉडी के थ्रू जो CO2 होता है वो बाहर छोड़ देते हैं। फिर एडाप्टेशन देखो, धीमे धीमे एडाप्टेशन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला इनवर्टिब्रेट में स्पॉन्जेस की बात कर दो, सिलेंटेटा की बात कर दो, प्लेटफॉर्म, ये तो लोअर इनवर्टिब्रेट है। लोअर इनवर्टिब्रेट में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, और जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं तो वो जो रेस्पायरेशन होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। फिर अर्थवॉर्म और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, जब कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी तो उस हिसाब से ऑर्गन, उस हिसाब से मैकेनिज्म चेंज हुआ, मॉइक्रोटिकल्स होना है। फिर इंसेक्ट की बात कर ली जाए तो ये ऑर्थोपोडा में आए, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाए कि जेल्स जो हो जाते हैं ब्रैकियल रेस्पायरेशन बोलते हैं, और जो कि ये पाइसेस में पाए जाते हैं, मछलियों के अंदर पाए जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये ट्रू फिश भी हो सकती है, फॉर फिश भी, दोनों हो सकती है, ठीक है। हाँ भाई, फिर उससे आगे जब हम लोग आते हैं, एक मिनट, हाँ, उससे आगे की हम बात कर दी जाए तो देखो, जब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बनते हैं इसे हम बोलते हैं टेचल ट्यूब। तो जैसे जैसे भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही उस हिसाब से जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म वो भी बढ़ता जाए, ठीक है। फिर एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूलराइड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं जिल्स को हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पायरेशन, जो कि यूज्ड होता है मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और एक मिनट एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। वेयर एट वैक्यूलराइड बेस जिसे हम बोलते हैं लंग्स, जो कि पल्मोनरी रेस्पायरेशन होता है, यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लोड, जैसे कि हमारे एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड, मैमल्स, ये सारे लोड लंग्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। वहीं पे पाइसेस की बात करती है, पाइसेस में
पाइसेस की बात करिए तो ये जेल्स उपयोग करते हैं। पाइसेस जो होता है वो जेल्स, पाइसेस मतलब फेसेस जो यूज करती हैं वो जेल्स यूज करती हैं। ठीक है, ठीक है। अब फिर वहीं पे तो एम्फीबिया में जैसे कि फ्रॉग की बात करिए तो ये मॉइस्ट एक्सटेंट से क्या नाम है रेस्पायरेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम एक बार ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम जल्दी हर एक चीज़ बता देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड गिव मी प्लीज। चलो हम लोग आ जाते हैं एक बार। हाँ, देखो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। ह्यूमन रेस्पायरेटरी पाथवे, ह्यूमन रेस्पायरेटरी पाथवे। ठीक है, देखो ह्यूमन रेस्पायरेटरी पाथवे में सबसे पहले तुम ये जानो कि हमारे अपर लिप के ऊपर क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। जब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से मूव करते हैं तो अरे भाई हाँ, नॉस्ट्रिल का पैसेज आता है, नॉस्ट्रिल पैसेज। फिर उससे आगे हम और मूव करते हैं, नेसल चैम्बर आता है, इसे बोलते हैं नेसल पैसेज। फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं नेसल चैम्बर। फिर और आगे मूव करेंगे फेरेंस आ जाएगा। फिर और आगे मूव करेंगे तो लैरेंस आ जाएगा। फिर और आगे मूव करेंगे ट्रेकिया आ जाएगा। फिर और आगे मूव करेंगे T5 मिड थोरेसिक रीजन, मिड थोरेसिक मिड थोरेसिक रीजन, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं T5 रीजन, जिसे हम दूसरे नाम से T5 रीजन। फिर उसके बाद ये टूटता है प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये टूटता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये टूटता है टर्जरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद ये टूटता है इनिशियल ब्रोंक्यूल। फिर उसके बाद टूटता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। फिर ये पहुंच जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट क्या होता है, इरेगुलर सैटेलाइट स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एल्वुलाई, सैटेलाइट स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एल्वुलाई। ठीक है, आओ हम एक बार देख लेते हैं हर एक चीज़। देखो जब हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से मूव करते हैं तो आ जाता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से जो हमारा एयर होता है वो मूव करता है नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर से मूव करता है फेरेंस। फेरेंस ही कॉमन पाथवे होता है फॉर फूड एंड वाटर। लिख देता हूँ, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर, पाथवे फॉर फूड एंड वाटर, फॉर फूड एंड वाटर। ठीक है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर हो गया। लैरेंस तो हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, लैरेंस तो बोलते हैं साउंड बॉक्स। बॉक्स, ठीक है, लैरेंस तो बोलते हैं साउंड बॉक्स। तो और देख लेते हैं
फेरेंस में आता है, एयर जो होता है फेरेंस में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद लैरेंस में आता है, साउंड बॉक्स जिसे बोलते हैं। फिर ट्रेचिया में आता है, ट्रेचिया से मिड थोरेसिक रीजन में जाता है, T5 वर्टिब्रा। फिर ये प्राइमरी ब्रोंचाई में लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंचाई में टूटता है, लेफ्ट और राइट सेकेंडरी ब्रोंचाई में टूटता है, लेफ्ट और राइट थर्सरी ब्रोंचाई में टूटता है। फिर इनिशियल ब्रोंचियोल में टूटता है। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंचियोल में टूटता है। फिर उसके बाद हमारे इरेगुलर सैटेलाइट स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एल्वोलाई में, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे होता है। अब हम लोग पढ़ देते हैं, ठीक है। वी हैव पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है ओपनिंग आउट एबव दी अपर लिप के ऊपर जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। फिर ये नेसल पैसेज से होते हुए ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में एयर इंटर करती है, फिर उसके बाद नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर में एयर इंटर चल जाती है, ठीक है। नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर में इंटर चल जाती है, ठीक है। दी नेसल चैम्बर कहाँ ओपन होता है? नेसल चैम्बर ओपन इनटू अ फेरेंट, फेरेंट जो कि कॉमन पाथवे होता है फॉर फूड एंड वाटर, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर। बोले दी फेरेंट, अब फेरेंट्स ओपन होते हैं, दी फेरेंट्स ओपन इनटू अ लैरेंट, फेरेंट किसमें ओपन होता है? लैरेंट रीजन इनटू अ ट्रेचिया, ठीक है। लैरेंट जो होते हैं एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, लैरेंट की बात है कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। फिर जो कि हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में, साउंड प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? लैरेंट। और लैरेंट किससे बना होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स से बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हैंड स्टार्ट साउंड बॉक्स ड्यूरिंग दिस सोलिन। देखो मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारा बेंड पाइप होता है वो तो इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। ये जो होता है मेनली तुम समझो, आगे वाला जो होता है ये क्या हमारा फूड पाइप होता है, पीछे वाला जो होता है, जो ये पीछे वाला होता है ये बेंड पाइप होता है। तो ये तो इस तरीके से पूरा तरीके से जो रिंग होता है वो पूरे तरीके से नहीं होता, आधा रिंग होता है, आधा रिंग होता है, आधा रिंग, आधा रिंग, आधा रिंग। तो इस तरीके से रिंग होता है, जो क्योंकि बस्ट होने से बचाता है, ठीक है, मतलब प्रोलैप्स होने से बचाता है। ड्यूरिंग सोलिन, जब हम खाना खाते वक्त खाना तो ले जलते हैं तो ग्लॉटिस एक ऊपर वाला वो होता प्लेट होता है जो कि थिन होता है, इलास्टिक होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर कौन होते हैं? एपिग्लॉटिस। जब फूड मतलब क्या नाम है एयर पाइप में जाने से बचाने के लिए हमें एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ फूड इनटू अ लैरेंट, लैरेंट एक बेंड पाइप है जो जाने से बचाने के लिए ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। ट्रैकिया इज अ स्टेट ट्यूब स्टैंडिंग ऑफ द मिड थोरेसिक कैविटी जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे होता है। फिर ये राइट एंड लेफ्ट ब्रोंचाई में टूटते हैं, प्राइमरी ब्रोंचाई में टूटते हैं। फिर ईच ब्रोंचाई इज रिपीटेड टू अ फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंचाई। फिर ये बनाते हैं इनिशियल ब्रोंचियोल, फिर लास्ट में थिन टर्मिनल ब्रोंचियोल बनाते हैं। दी ट्रेचिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंचाई बोले हैं। जो ट्रेचिया की बात कर दी जाए तो ये ट्रेचिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंचाई और इनिशियल ब्रोंचियोल ये सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो कि इसे प्रोलैप्स होने से बचाता है। ईच टर्मिनल ब्रोंचियोल जब आर राइट ऑफ अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर बॉल Vascularized bed light is structured alveoli. There is a branching of the network of bronchi, bronchiole, alveoli comprise the lungs. ठीक है, which have the two lungs which are covered by the double layer. एक होता है प्लूरल लेयर जो कि ये बाहर वाला जो होता है वो प्लूरा होता है और अंदर वाला विसरा होता है, ठीक है। इसके बीच में जो फ्लूइड होता है इसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन से रिड्यूस करने में बचाता है, ठीक है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है जो कि कॉन्टैक्ट होता है थोरेसिक लाइनिंग से, और इनर जो होता है वो होते हैं हमारे वेसल से। और वहीं पे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि कॉन्टैक्ट होते हैं लंग सरफेस से, ठीक है, लंग सरफेस से, ठीक है। पार्ट ऑफ द इंडियन विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू अ टर्मिनल बोले हैं कि अगर बात कर दी जाए स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंचियोल तक ये सारे पार्ट कैसे होते हैं? कंडक्शन पार्ट होते हैं, मतलब ये एयर तो कंडक्ट करवा रहे होते हैं इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कंडक्शन पार्ट। फिर वहीं पे इन्होंने बोला है क्या, वेयर आर एल्वलाई
सॉरी, एल्बलाई एंड डियर डट, एल्बलाई एंड डियर डट की बात कर दी है तो इसे रेस्पायरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं, ठीक है। द कंडक्शन पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर इनटू एल्बलाई। बोले जो कंडक्शन पार्ट होता है, जो कंडक्शन पार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन पार्ट। ये जब एयर तो ले आती है तो क्या क्या चलती है बोलते हैं उस वक्त जो होते हैं फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जो हमारे जर्म पार्टिकल होते हैं उसे क्या नाम है, बचाती है, उसे बाहर फेंक देती है, उससे प्रोटेक्ट कर देती है। बोले क्लियर द फॉरेन पार्टिकल, जो जर्म पार्टिकल होता है उस एयर को हटा देती है, उस एयर को प्योरीफाई कर देती है, वो जर्म एल्बलाई से, या तुम बोल सकते हो जर्म पार्टिकल से उसे क्लियर कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ह्यूमिडिफाई कर देती है, ह्यूमिडिफाई कर देती है, और जब एयर को लाते वक्त जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे मैच करवा देती है। मतलब जो बाहर जो एयर है उस टेम्परेचर से और जो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर है वो मैच करवा देती है, ठीक है। Exchange part are the site of the actual diffusion O2 and CO2 between the blood and atmosphere, ठीक है। The lungs are situated in a thoracic chamber which is the anatomically airtight chamber। thoracic chamber जैसे होता है dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and lower side क्या होता है dome shaped diaphragm, ठीक है। The anatomical setup of the lungs in a thoracic in such any change in a volume, अगर तुम अपने लंग्स में कोई भी तरीके से चेंज देखने को मिलेगा तो वो जाहिर से रिफ्लेक्ट हो जाए लंग्स में, ठीक है। कैविटी सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। अब क्या क्या स्टेप होते हैं इस रेस्पिरेशन में, आओ ये जरा हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले ये मैं 2 मिनट दोगे, मैं डायग्राम बना लूँ, 2 मिनट दे दो, मैं डायग्राम बना लेता हूँ अच्छे से। ये कैसा चला है, नहीं ये अच्छा नहीं चला है भाई, ये अच्छा चला है, चलो भाई। तो एक मैंने फिगर बना दिया है इन जनरल बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो फिर उसके बाद अब हम बता रहे हैं। देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि भैया जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ मतलब लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये जो एयर होता है हम लोग लेते हैं, ठीक है।
एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड हमारे शरीर के अंदर कौन सा रिच एल्बुलर होता है, CO2, हम इसे रिलीज आउट करते हैं। तो CO2 रिच एल्बुलर, CO2 रिच एयर, रिच एयर तो हम लोग रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एयर हो जा वो क्या नाम है, धीमे धीमे ये जो एयर हो जा, हाँ ये जो एयर हो जा तो इस तरीके से धीमे 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 लैरेंस, लैरेंस के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद मिथोरसिस रीजन में पहुँचेगा। फिर ये आधा ये मतलब जो एयर हो जा वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाए, ऐसे, फिर ये फाइनली एल्वलाई में आ जाएगा। समझे? तो मेरा पहला स्टेप क्या हुआ बताओ? पहला स्टेप ये हो गया कि एटमॉस्फेरिक एयर तो ड्रॉन करना, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर तो हम लोग ड्रॉन करते हैं, लेते हैं, और CO2 रिच एल्बुलर तो रिलीज आउट करते हैं। CO2 रिच एल्बुलर तो हम लोग CO2 रिच और CO2 रिच एल्बुलर तो हम लोग रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, ये क्या नाम है, ऑक्सीजन तोल मिला के हमारे एल्बुलाई में आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ये मैं एक्स्ट्रा लाइन बता दे रहा हूँ क्योंकि होते 5 स्टेप है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि जो गैस होता है वो अब हमारे पे मूव करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज वाया ब्लड इनटू अ एल्बुलाई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, एल्बुलाई में जब एयर आ गया, मैं बोला हूँ एल्बुलाई में ये एयर आ गया, तो अब एल्बुलाई क्या करेगी, आओ हम लोग और डीपली देखते हैं एल्बुलाई क्या करेगी। मैं थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहूँ, हाँ सब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और बड़ा मैं एल्बुलाई बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं। तो अब इसके बदल में तो हमारे ब्लड वेसल पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे भैया? ब्लड वेसल पाए जाएंगे, हमारे कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन अभी एयर आए हुए थे, ऑक्सीजन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इस एल्बुलाई में ऑक्सीजन के साथ CO2 भी होंगे, तो ऑक्सीजन बोलना नहीं चाहिए। कुल मिलाते ये जो एयर एल्बुलाई में भरे पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। कौन से एपिथेलियम होते हैं? यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं जो कि थिन लेयर के होते हैं। ठीक है, इस एल्बुलाई के अंदर कौन से होते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बना दे रहा हूँ भैया, यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो एयर होता है उसके जरिए ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है, और ब्लड वेसल में जो CO2 वाला होता है कंटेंट वो हमारे एल्बुलाई में चला जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस दौरान मतलब थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाया डिफ्यूजन, किसके बीच में? एल्बुलाई एंड टिश्यू के बीच में। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके बीच में? इन बिटवीन एल्बुलाई और हमारे ब्लड वेसल। एल्बुलाई और ब्लड वेसल के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, एल्बुलाई एंड ब्लड वेसल, एल्बुलाई एंड ब्लड वेसल। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर चौथा स्टेप क्या हो जाएगा बताओ भैया? चौथा स्टेप क्या हो जाएगा? अब हम लोग चौथा स्टेप देखो, ऑक्सीजन जब यहाँ पे आ गया, मैंने बोला था ऑक्सीजन जब यहाँ पे आ जाए तो ऑक्सीजन अब इसे क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये ऑक्सीजन तो अब हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे? जहाँ पे इसकी डिमांड हो रहा है, और डिमांड कहाँ पे है? टिश्यू के पास। कहाँ पे डिमांड है भैया? टिश्यू के पास। अब इसकी डिमांड कहाँ पे बढ़ती है? टिश्यू के पास। ठीक है,
इसकी डिमांड कहाँ पे बढ़ती है? टिश्यू के पास। टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू पे ही जहाँ पे एनर्जी बनती है तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या करता है? आप बेसिकली आओ समझते हैं इसे। मान लो ये हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, तो ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा टिश्यू है। इसमें एनर्जी बनती है, यहीं पे एनर्जी बनती है सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो CO2 रिच एल्वुलर होता है वो इस ब्लड वेसल में चला आता है, O2 रिच एल्वुलर में यहाँ पे टिश्यू के अंदर आ जाता है। जो ब्लड वेसल में O2 है, O2 है, O2 है, O2 इस तरीके से मूव कर रहा होगा, O2, 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 तो ये तो इस तरीके से। अब टिश्यू तो ज़रूरत है, तो ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास आ जाएगा, और टिश्यू में CO2 भरा होता है, तो ये CO2 डिफ्यूजन के जरिए ये ब्लड वेसल में चला जाता है, ठीक है। और वहीं पे अब ये ब्लड वेसल में क्या आ जाए? CO2, ब्लड वेसल में क्या आ जाए? CO2 आगे मूव करके एल्बुलाई पे वो एल्बुलाई से एक्सचेंज करवा देगा फिर, और CO2 बाहर चला जाएगा। तो मैं सीधे बोल देता हूँ, अब CO2 तो हम लोग क्या करेंगे? रिलीज आउट कर देंगे, बाहर फेंक देंगे इस CO2 को, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल गैस होता है। तो फोर्थ स्टेप क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फोर्थ स्टेप क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम लोग क्या कर रहे हैं? गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। गैस का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पाँचवा स्टेप क्या होता है? मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये स्टेप वाला जो है NCERT में नहीं दिया, मैं तो लिखवा दिया हूँ, याद रखना, ठीक है। पाँचवा स्टेप क्या होता है? अब हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लेकिन तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है जैसे तक कहाँ पे? ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में। तो हम लिख सकते हैं पाँचवा स्टेप क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे तक क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके बीच में? इन बिटवीन किसके बीच में? हमारे हो जा रहे हैं ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में, ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में, एंड टिश्यू, इसके बीच में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो जा रहा है, या तुम बोल दो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। फिर उसके बाद अब टिश्यू में क्या आ जाए? अब तुम देखो टिश्यू में ये ऑक्सीजन आ जाए, तुम देखो टिश्यू में ये क्या आ जाए? ऑक्सीजन आ जाए। अब टिश्यू में बेसिकली क्या हो रहा? टिश्यू के अंदर क्या हो रहा? ये ग्लूकोज भाई, ग्लूकोज भी हो जाए। अब ये ग्लूकोज पे ये ऑक्सीजन ऐड करते, ये बना देगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना देगा। तो इसी तो हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर CO2 वाटर प्लस एनर्जी, ये हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस हो जाएगा, और इस एनर्जी तो हम लोग उपयोग करते रोज डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। तो छठवां स्टेप मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि अब हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन करवा देते हैं। छठवां स्टेप सेलुलर रेस्पायरेशन हो जाता है। NCERT में 5 स्टेप दिया है। 8 स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एटमॉस्फेयर से लंग्स में आने के लिए नहीं बोला, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ये वाला नहीं दिया है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। चलो अब हम लोग NCERT हालत ही समझ में आ जाएगा सब। चलो भाई, ठीक है। अब मैंने बोला पहला स्टेप क्या था? ब्रीथ इन एंड देखो पहला स्टेप क्या है? ब्रीथ इन और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड CO2 रिच एल्वुलर इज रिलीज आउट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? क्या नाम है? एल्वुलाई से ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल से एल्वुलाई में क्या आता है? O2 जो होता है एल्वुलाई से ब्लड वेसल में आता है, और CO2 जो होता है वो ब्लड वेसल से एल्वुलाई में आता था। तीसरा क्या होता है? ब्लड वेसल में जब O2 आ जाए तो अब इस गैस का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं वाया ब्लड, ठीक है।
अब ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, फिर उसके बाद ये पहुंच जाए टिश्यू के पास, तो टिश्यू में क्या हो जाता है, O2 का डिफ्यूजन हो जाता है, CO2 का डिफ्यूजन हो जाता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। ब्लड और टिश्यू तो मतलब मैंने वेसल्स और टिश्यू, ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो जाता है। फिर मैंने बोला पांचवें स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन जब ये टिश्यू लेते, ये टिश्यू ऑक्सीजन लेते कैटाबॉलिक रिएक्शन करवा देता है। कैटाबॉलिक मतलब ग्लूकोज तो तोड़ के एनर्जी बना लेता है, और जब ग्लूकोज तो तोड़े जा तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, CO2 निकले जा रहे। मैंने तो बताया था ना कि भैया ये ऑक्सीजन जाने के बाद ये CO2 रिलीज आउट कर देता है। ये देखो CO2 रिलीज आउट करता है, और CO2 हमारे लिए हार्मफुल है तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। चलो आ जाओ, तो ये पांचों स्टेप तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोले ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इन इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, सांस तो अंदर लेना, सांस तो अंदर लेना बोलते हैं। इन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर क्या होता है, ड्रॉन, एटमॉस्फेरिक एयर तो लेते हैं, और एक्सपायरेशन बाई विच एल्बुलर रिच एयर, मतलब एल्बुलाइट चीज जैसे जो होते हैं, एल्बुलर एयर मतलब जो एयर एल्बुलर एयर होता है उसे हम क्या करते थे, रिलीज आउट। बोले हैं ये सारी चीज मतलब एयर का आना, एयर का अंदर आना और एयर से अंदर से बाहर जाना इन दी लंग, ये किसके जरिए हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाता है हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, जिसकी वजह से एयर जो होता है वो बाहर से अंदर आ पाता है, हमारे लंग्स में आ जाता है, और जो हमारा अंदर वाला एयर मतलब CO2 जो होता है वो अंदर से बाहर जा पाता है। तो बोले दी मूवमेंट ऑफ एयर इनटू, मतलब जो एयर का मूवमेंट होता है अंदर और या बाहर, अंदर और बाहर मतलब जो एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना, लंग्स और लंग्स कुल मिलाते ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती है, क्योंकि भैया हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट का बनाते हैं किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। इन इंस्पायरेशन क्यों होता है, इन इंस्पायरेशन दैट अचर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो लेस देन द एटमॉस्फेयर, मतलब जो ना इन इंस्पायरेशन तभी हो जाए जब हमारा इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो हो जाए, जो अंदर ही वाला प्रेशर हो जाए वो कम हो जाए और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। इसकी वजह से जो बाहर का एयर होता है वो हमारे लंग्स में आ जाता है। बोला इंटरपल्मोनरी प्रेशर मतलब जो अंदर हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर जो हो जाए वो कम हो जाए एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, ये नेगेटिव प्रेशर हो जाए इन द लंग्स के रिस्पेक्ट में, ये प्रेशर जो हो जाए नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग्स में ये नेगेटिव प्रेशर हो जाए किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो बाहरी वाली हवा हो जाए उसके रिस्पेक्ट में लंग्स में जो एयर आ रही वो कैसी एयर होगी, वो नेगेटिव प्रेशर होगी। सिमिलरली एस्पायरेशन टेक प्लेस विच एस्पायरेशन तब हो जाए जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, हाई देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। डायफ्राम एंड दी स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल जो कि हमारे क्या नाम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेस्ट के बीच में पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ये ग्रेडियंट को बनाने में, ठीक है। इन इंस्पायरेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। बोले जब इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है, जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा डायफ्राम मसल्स हो जाता है, मिलाते मेरे कहने का मतलब क्या होता है, देखो कुल मिलाते जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा लंग्स का शेप कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, जो हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा लंग, ठीक है। तो बोले जब हम लोग सांस लेंगे तो ये जो डोम शेप का हमारा लोअर साइड में डोम शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड हो रहा है। जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर आएगी तो ये चीज़ तो इस तरीके से और भागेगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये सीधा हो जाएगा, तो इस टाइप में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ना। हाँ भैया, जब क्या नाम है एयर आता है तो ये इस तरीके से पोजीशन में मतलब स्टेट हो जाता है, ठीक है। और एक बार NCERT देख लेते हैं भाई, बोल रहे हैं क्या, आओ पढ़ते हैं। बोल रहे हैं जब हम इंस्पायरेशन मतलब जब इंस्पायरेशन करते हैं उस वक्त जो डायफ्राम की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और किस एक्सेस के थ्रू, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस के थ्रू। बोले हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट ऑफ डी रिब। अब इन्होंने बोला क्या
पहले पोजीशन ऐसी थी, नॉर्मल पोजीशन में ऐसे थी। जब जब क्या नाम है ऑक्सीजन आया तो ये लिफ्ट अप का मतलब क्या हुआ कि ये अपने पोजीशन से, जो ये पहले पोजीशन था भाई, वो अपने पोजीशन से तो ऊपर उठा। ऊपर उठने का मतलब स्टेट हुआ, और स्टेट हुआ जब ये वॉल्यूम और बढ़ा, और स्टेट हुआ जब तुमने और वॉल्यूम बढ़ाया। तो मतलब जब तुम ऑक्सीजन बढ़ रहे हो, ऑक्सीजन भर रहे हो मतलब इस लंग के अंदर, उस वजह से पोजीशन में जो हुआ, जो डायफ्राम मसल, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई, उसकी वजह से जो मसल्स है डायफ्राम की मसल्स होती वो स्टेट होना शुरू हुई, वो अपवर्ड में जाना शुरू हुई। ये अपवर्ड में बोलते हैं, अपवर्ड में उठना शुरू हुई, ठीक है। लिफ्ट अप दी राइट रिफ्ट, ठीक है, एंड स्टर्नम शॉर्टन दी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दी थोरेसिक चैम्बर। और कुल मिलाते इन्होंने बोला कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है, मतलब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है इन दी डॉर्सोवेंट्रल एसेट। ओवरऑल क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंटरपल्मोनरी प्रेशर वो कम हो जाता है, डिक्रीज। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम होता है, जैसे कि तुमने पढ़ा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, और जिसकी वजह जो एयर होता है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाता है इन दी लंग्स। बोला इससे हम बोलेंगे इन इंस्पायरेशन। अरे यार चलो छोड़ो, फिर से बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर से हटो, फिर से हटो, मुझे यही बताना है, ठीक है। इन इंस्पायरेशन से हटो। ऐसा कौन सा चीज़ है जो आता नहीं है, आदमी मेहनत करे तो बहुत कुछ आ सकता है। देखो हम लोग अब एक बार कायदे सुन लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आ जाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो हमारा तो हार्ट इस तरीके का होता है, हार्ट इस बात को, हमारा जो लंग्स होता है वो तो इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है भैया, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो ये तो हमारा लंग्स हो जाता है। अब मैं बोला जब ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। मेरे कहने का मतलब ये आधे रिप्स हो जा, पूरा रिप्स हो जा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिप के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन आएगी, मतलब एयर अंदर आएगा, जिसके वजह एयर अंदर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़े से चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो रिप्स हो जा, जो ये लोअर साइड का डायफ्राम मसल्स होंगी वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। ऊपर उठने का मतलब ये अपने नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट होते हुए अपवर्ड की तरफ मूव चल जाएंगे। जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तुम एक बार तुम ऑक्सीजन लेते रहो, तो ये जो हमारा लंग्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है अपने नॉर्मल पोजीशन से वो अपवर्ड की तरफ लिफ्ट कर जाएगी। लिफ्ट करने का मतलब होता है अप उठ जाएगी, ठीक है। तो वही तो बोल रहे हैं अपूर्ण। पर इन इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स व्हिच इंक्रीज द डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा अक्रॉस द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस। बोल रहे हैं इसकी वजह से क्या होता है, जब क्या नाम है थोरेसिक चैम्बर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस में बढ़ता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब के बीच में होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह जो हमारा डायफ्राम मसल्स होता है वो अपवर्ड की तरफ मूव चल जाते हैं, ठीक है, अपवर्ड की तरफ मूव चल जाते हैं। एंड दी स्टर्नम टॉर्जन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। बोले स्टर्नम भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है इन दी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। बोले ओवरऑल कुल मिलाते हम बात बोल दिया जाए, ओवरऑल मिला दिया जाए तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, और सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर हम बोलें थोरेसिक वॉल्यूम का बढ़ना तो हम वही बोलना चाहते हैं कि कुछ और नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम ही बढ़ रहा है। और बोले जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, लिखा क्या है आप पढ़ो,
जब जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बोला जब जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तब तब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो एयर होता है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाता है। इसे तो हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। बोले हैं जब हम एस्पायरेशन की बात कर दी जाए तो ये जो हमारा डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होते ऊपर आया था वो अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। इसे तो हम बोलते हैं रिलैक्स होना। रिलैक्स होने का मतलब क्या होता है, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उतना अपने आराम से नॉर्मल पोजीशन में आराम से चला जाए। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कंडीशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है भैया कि वो डायफ्राम और स्टर्नम अपने पोजीशन में चला जाता है, नॉर्मल पोजीशन, और जिससे वजह थोड़ा से वॉल्यूम कम हो जाता है और पल्मोनरी वॉल्यूम जो हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह प्रेशर जो होता है, अंदर वाला प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और एयर जो होता है वो अंदर से बाहर की तरफ मुक्त हो जाता है, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद बोला प्रेशर इंटरपल्मोनरी प्रेशर। देखो इन्होंने बोला क्या, देखो हर एक चीज़ समझने का प्रयास किया करो भैया, ऐसा नहीं होता एक बार में समझ में। बोले जब रिलैक्स वाली कंडीशन में और बोले रिलैक्सेशन कंडीशन में हो जा तब क्या नाम है, डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल जो होंगी वो रिटर्न अपने पोजीशन में वापस जाएंगे। मेरे कहने का मतलब बाबू क्या है, बाबू देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो मिला तो ये समझो जब एयर अंदर आ रहा था, एयर अंदर आने का मतलब क्या हुआ, ये जब एयर अंदर आना शुरू हुआ तुम देखो कि जो ये मसल्स है, ये किनारे वाली मसल्स है ये उठना शुरू हुई, पोजीशन अपना चेंज, देखो यहाँ पे फिर उठी, फिर थोड़ा और उठी, फिर थोड़ा और उठी, मतलब ये लिफ्ट कर रही हैं, अपवर्ड लिफ्ट कर रही हैं, और यहीं पे इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में देखो ये उठ रही हैं। जब इंस्पायरेशन कर रहे हैं तब ये मसल्स उठने से प्रयास में कर रही हैं, और जब तुम रिलैक्स कंडीशन, जब एयर निकल रही, एयर बाहर जा रही, तो क्या ये मसल जो है अपने वापस कंडीशन में जा रहे हैं, अपने नॉर्मल कंडीशन में जा रहे हैं, मतलब ये तो इस तरीके से वापस आ रही हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, सुनो, बोले हैं रिटर्न दी डायफ्राम एंड दी स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। डायफ्राम मसल, स्टर्नम मसल अपने नॉर्मल पोजीशन में ये रिटर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम बोलने का मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम कम होना, और जिसकी वजह से इंटर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है स्लाइटली एबव दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो फ्रॉम दी इनसाइड टू लंग्स बाहर चला जाता है। एक्सप्लोजन का मतलब अंदर से बाहर चला जाता है एयर। ठीक है, इसी तुम बोलते हैं एस्पायरेशन। वी हैव दी एबिलिटी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लोग के पास, हम सभी के पास ये स्ट्रेंथ है कि इंस्पायरेशन की एबिलिटी टू मेंटेन, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन की एबिलिटी को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ होता है। दी एबिलिटी दी इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेंथ। जब तुम योगा करते हो तो अपने हिसाब से रेस्पायरेशन रेट तुम क्या नाम है रोक सकते हो, बढ़ा सकते हो। जब तुम काफ़ी, अभी मान लो लेट सपोज तुम मानो एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो तुम बहुत तेज़ी से ब्रीथ इन करने लगते हो तो रेट बढ़ जाता है, और जब तुम नॉर्मल कर रहे हो तो रेट थोड़ा कम रहता है। तो अपने पास ये एबिलिटी होती है कि क्या नाम है अपने रेट को, अपने इंस्पायरेशन रेट को मेंटेन करने की एबिलिटी होती है। स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है, कम होना होता है भाई। कभी क्या नाम है बहुत, कभी तुम जाते हो जो मतलब सफर करते हो जो कहीं बहुत बेकार एयर होता है, बहुत गंदा आता है, तो हम लोग रोक लेते हैं अपने ब्रीथ इन तो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपने रेस्पिरेशन, अपने इंस्पायरेशन, अपने एक्सपायरेशन के रेट तो मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग ये भूल जाते हैं कि जो मसल्स होते हैं वो थोरेसिक में होते हैं, एब्डोमेन में भी होते हैं, लेटरल होते हैं, नहीं भैया एब्डोमेन में होते हैं। तो ये भैया इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो मसल्स होती हैं एडिशनल वो एब्डोमेन में होती है। ऑन एवरेज की बात कर दी जाए तो हेल्दी ह्यूमन की बात करते हैं तो ब्रीथ करते हैं 12 से 16 टाइम पर मिनट। बोले ऑन हेल्दी की बात पर मिनट की बात कर दी जाए तो 12 से 16 टाइम्स ये लोग ब्रीथ करते हैं, हम भी करते हैं, ये लोग में हम भी आते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन अ ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर व्हिच हेल्प इन अ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। भैया हम लोग का एक पार्ट खत्म होता है, अब दूसरा पार्ट क्या होता है, सारी चीज़ें कैपेसिटी में हम लोग आ जाते हैं, तो हर एक चीज़ हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो भैया।
तो चलो भैया वॉल्यूम कैपेसिटी पे अब हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इन एस्पायर और एस्पायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज स्टार्ट टाइटल वॉल्यूम। बोल क्या रहे हैं कहाँ गया बाबू, आ गया, ठीक है। देखो बोले टाइटल वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इन एस्पायर और एस्पायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो जहाँ नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, हाँ इन एस्पायर कर रहे हो जहाँ एस्पायर कर रहे हो, हाँ तो मतलब नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो ही हम बोलते हैं टाइटल वॉल्यूम। इट इज अप्रॉक्स 500 ml हेल्दी मैन कैन इन एस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 ml पर मिनट। ये कहाँ से आया, बोल रहे हो सर एक बात क्या नाम है, एक बात कह रहे हो कि 500 ml इन एस्पायर कर सकता है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया पर मिनट। और ये देखो बोला है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करती है तो 500 ml ये मतलब पर टाइम 500 ml जो होता है पर टाइम, समझो 500 ml पर टाइम हम लोग इन एस्पायर कर सकते हैं। लेकिन हम टोटल ब्रीथ करते हैं कितने टाइम, 12 से 16 टाइम। यहाँ पे लिखा है ये ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 12 से 16 टाइम पर मिनट। तो हम 500 ml पर टाइम की बात कर रहे हैं, पर मिनट की बात नहीं कर रहे, पर टाइम मतलब एक बार में हम लोग 500 ml इन एस्पायर कर सकते हैं। लेकिन 500 इंटू हम लोग टोटल 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, 12 से 16 टाइम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 पंचे 60, तो यहाँ पे 6000 आ गया, ठीक है। और 12 से 16 टाइम और फिर हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8000 आ जाएगा। तो वही तो लिखा है कि हमारा जो पर मिनट की बात कर दी जाए तो 6000 से 8000 ml पर मिनट हम लोग इन एस्पायर और एस्पायर करते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टाइटल वॉल्यूम। इन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, IRP, ठीक है। तो याद रखना, दो चीज़ याद रखना, एक तो फुल फॉर्म भी याद रखना और दूसरा डेफिनेशन भी याद रखना, तीसरा इसमें वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है। तो IRB का फुल फॉर्म क्या होता है, इन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, इसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। ऑन एवरेज कितने होते हैं, 2500 से 3000 ml होते हैं, ठीक है। ERP क्या होता है, इस एस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होते हैं, इसमें क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एस्पायर बाय अ फोर्सिबल एस्पायरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ग्राफ मैं बनाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब तुम नॉर्मल बैठे हो, जैसे अभी तुम मेरा बैठ के लेक्चर देख रहे हो, तो तुम नॉर्मल से उठे, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या, तुम इन एस्पायर किए फिर वापस आए फिर एस्पायर किए, ये नॉर्मल ब्रीथिंग हुआ। अब तुम देखो ये जब नॉर्मल से तुम इतना तो करते ही हो, इतना तो इन एस्पायरेशन करते हो, लेकिन अब इसके बाद थोड़ा और दम लगाए इन एस्पायरेशन की, तब इसे हम बोलते हैं IRB, इसे हम बोलते हैं टाइटल वॉल्यूम। ये नॉर्मल तुम कर रहे हो टीवी टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है जो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, नॉर्मल इन एस्पायर कर रहे हो, नॉर्मल एस्पायर कर रहे हो। लेकिन जब यहाँ से तुम फोर्स लगाते और इन एस्पायर थे, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब यहाँ तक तो तुम करते थे, लेकिन एडिशनल वॉल्यूम और फोर्स लगाते ऑक्सीजन की कैरी करना चाहा या तुमने कहो कि ब्रीथ करना चाहा, तब इसे हम बोलेंगे IRB, इन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोला है कि एडिशनल मतलब ये तो जो तुम इन एस्पायर करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इन इंस्पायर, बोले एक पर्सन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन इंस्पायर करता लेता है बाय अ फोर्सिबल इन इंस्पायरेशन। जब तुम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हो तो ये तो नॉर्मल में उतना दम नहीं लगता, वो तो हमेशा जितना लगता है, लेकिन जब तुम फोर्स लगाते हो, जब तुम सुबह गहरी ब्रीथिंग करते हो, जब डीप ब्रीथिंग करते हो, तब यहाँ पे हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और जब फोर्स लगाओगे तो जो ये फोर्स लगाने की वजह से जो हमारा रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो इन्होंने बोला एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इन इंस्पायरेशन ऑन एवरेज 2500 से 300 ml, ठीक हो। जब तुम छोड़ते हो, मान लो अभी ये तो नॉर्मल ब्रीथिंग छोड़ो रे ही, नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन छोड़ो दे, लेकिन तुम यहीं पे सांस रोकते
और दम लगाते तुम छोड़ोगे, तो क्या तुम इस तरीके से छोड़ोगे, ठीक है। और रही बात, देखो कुछ वैल्यू डायरेक्ट नीट में पूछे रहे हुए हैं, हर साल ये वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू याद करना पड़ेगा चाहे जैसे, ठीक है। अब हम थर्ड पे आ जाए, रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग। देखो एक बार मैं बता दूँ, इसका डेफिनेशन जरूर याद रखना, सोचबल 1100 से 1200 ठीक है। उसी तरीके से आईसी तो हम बोलते हैं टीवी प्लस आईआरबी, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। उसी तरीके से ये भी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसे हम बोलते हैं टीवी प्लस सीआरबी। यहाँ पे तुम्हें याद करना पड़ेगा, सीधी बात, तुम कितनों भी समझ लो दे, लेकिन ये सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और चलो एक बार हम लिखवा देते हैं। देखो पहली चीज, देखो टाइडल वॉल्यूम, टोटल वैल्यू लिखवा देता हूँ। जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये 500 EML होते हैं। कितने होते हैं भैया? 500 EML, 5 छोड़ दिया भाई, ठीक है। IRB 2500 से 3000, फिर उसके बाद ERB की बात कर दी जाए तो ये कितने हो जाते हैं हमारे? 1000 से 1100 ml। फिर उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम कितने हो जाते हैं? 1100 ml से 1200 ml, ठीक है। फिर उसके बाद इनएक्सपायरेटी कैपेसिटी क्या होता है? टीवी प्लस IRB। एक्सपायरेटी कैपेसिटी क्या होता है? टीवी प्लस ERB। फिर उसके बाद हमारे वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? IRB प्लस ERB, IRB प्लस ERB प्लस RB। देख लेता हूँ, यही होता है कि थोड़ा में भी हो सकता है, टीवी होता है, सॉरी हमने RB लिखवा दिया, थोड़ी बस टीवी हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी हो रही है, ठीक है। अब ये फारसी में आ जाए, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं ये भी भैया, क्या हो जाता है। ये फारसी की बात कर दी जाए, ये क्या होते हैं? ERB प्लस RB, ठीक है। देख लो, ये पूछे जाते हैं भाई, मैचिंग में पूछे जाते हैं साहब, विश्वास मानो, पूछ लिए जाते हो। तुम विश्वास नहीं मानते हो, लोग याद नहीं करते हैं, तो फिर 5 नंबर चले जाते हैं भाई। तो याद कर लो, क्या बुरा है भाई, ठीक है, ठीक है, याद कर लो भैया, क्या बुरा है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तब हम इतना तो याद कर लो, प्लस डिफिनीशन इसके याद कर लो भैया, कहाँ पे आफ्टर है, कहाँ पे इनएक्सपायर, कहाँ पे एक्सपायर है, बस इतना याद कर लो, मेरी बात मानते, ठीक है। चलो भैया, तो ये थोड़ा काम कर लेना भाई तुम। चलो हम देखो इम्पोर्टेंट बात बता देना, लास्ट टाइम में रिवीजन का समय चला है, क्या चल रहे हो, ठीक है। Alveoli are the primary site of the exchange of gases. Exchange of gases also occur between the blood and tissue, ठीक है, ठीक है। देखो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। बोले O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। O2 और CO2 के जरिए डिफ्यूज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन दी प्रेशर कंसंट्रेशन। प्रेशर या कंसंट्रेशन के बेस पे हम लोड की बात कर दीजिए, हम लोड मतलब जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वो किस बेसिस पे होता है? प्रेशर के बेसिस पे या कंसंट्रेशन के बेसिस पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व इन अ डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम important factor that can be affect the rate of diffusion. Pressure contributed by an individual gas, मतलब गैस में तो सारे गैस आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल गैस की बात कर दी जाए तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, रिप्रेजेंट बाय द PO2 फॉर ऑक्सीजन,
PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of two gas in the atmosphere and the two sides of the diffusion are given in table 14.1 and 14.8. The data given in the table clearly indicate of the concentration gradient for oxygen from the alveoli to blood और blood to tissue similarity. देखो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन होता है 159 होता है और CO2 0.3 होता है, एल्वुलाई में 104 होता है और CO2 40 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने होते हैं हमारे 95 होते हैं O2 और 40 क्या होता है CO2। और वहीं पे टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कितने होते हैं 40 और CO2 कितने होते हैं 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में सेम होते हैं ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो O2 होता है 40 होता है और CO2 45 होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो होता है 95 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 होता है। और देख लेते हैं भैया क्या ही करने था, देखो एक तो दिया नहीं है, लो मैं ही दे रहा हूँ। एटमॉस्फेयर में कितने होते हैं भैया 195 होते हैं ना 159 होता है। PO2 95 में होता है, PCO2 0.3 होता है, ये होता है। हाँ सही है। एल्बुलर एयर में 104 mmHg होता है ऑक्सीजन और 40 mmHg PCO2 होता है एल्बुलस में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स हमेशा जान लो, जो वेन्स होता है वो टूवर्ड्स दी हार्ट होता है। वेन्स का मतलब क्या ही होता है टूवर्ड्स दी हार्ट, कोई चीज़ हार्ट की तरफ ले आए तो हम इसे बोलते हैं वेन्स। और आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। देखो ये हार्ट है, ये तुम्हें क्या देता है, ये हमारा हार्ट है, दिल। तो वेन्स जो होता है पल्मोनरी वेन्स जो होता है ये हार्ट की तरफ ले आ रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। अब देखो जब कोई भी चीज़ हार्ट से दूर जाती है, जो हार्ट से दूर जा रही है, इसे हम बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। अब ये बात अलग है कि पल्मोनरी कब बोलेंगे, सिस्टमैटिक कब बोलेंगे, ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी हम बताएंगे मतलब आगे। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं अभी के लिए कि आर्टरी जो होता है वो हार्ट से दूर होता है, वेन जो होता है टूवर्ड हार्ट होता है। अब देखो जितने भी सिस्टमैटिक होते हैं, मैं बोला हूँ सिस्टमैटिक, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं, समझे। देखो सिस्टमैटिक क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब देख रहा है भाई पल्मोनरी वेन्स जो हमारे, देखो बेसिकली पल्मोनरी हम तब तक बोलेंगे जब हम पल्मोनरी तब तक बोलेंगे जब ये एल्बुलर मतलब लंग्स से हार्ट तक आएंगे, तब हम इसे बोलेंगे पल्मोनरी। और फिर हार्ट से बाद कहीं पे भी जाएंगे तो हम बोलेंगे सिस्टमैटिक, समझ आए। ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया। जब भी हम लंग्स और हार्ट के बीच में बात करेंगे तो पल्मोनरी लाएंगे। जैसे अब लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है तो पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से दूर की तरफ जा रहा है, मतलब एल्बुलस की तरफ जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है तो हम इसे बोलते हैं आर्टरी। और ये हम लंग्स और हार्ट के बीच में देते हैं तो पल्मोनरी आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम हार्ट और टिश्यू के बीच में देखेंगे तो सिस्टमैटिक आ जाएगा, हार्ट और उसके बीच में टिश्यू के बीच में सिस्टमैटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 95 mmHg, PCO2 40 mmHg। उसी तरीके से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड में 40 mmHg 45 mmHg। आई होप तुम लोग तो ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोले हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार लाइन छोटा क्या बोले हैं, दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्बुलाई टू ब्लड, एल्बुलाई से ब्लड की तरफ और ब्लड से टिश्यू सिमिलरिटी आर ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इज अपोजिट डायरेक्शन। वही भाई जाहिर सी बात है, CO2 तभी ग्रेडियंट अपोजिट साइड होता फ्रॉम टिश्यू से ब्लड। इन्होंने बोला कि भैया ये टिश्यू है, टिश्यू से ब्लड, ये तो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है ना, CO2 ले जा रहा है ना, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 दी अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू से ब्लड। वहीं पे ब्लड से एल्बुलाई
यहाँ पे ऑक्सीजन अपोजिट साइड होता है। दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन ऑफ O2। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन बी डिफ्यूज थ्रू आउट द डिफ्यूजन membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to that of the O2। The diffusion membrane is made up of the three layer squamous, endothelium and basement substance। तो मेजर लेयर कौन से होते हैं? थिन पतली होती है, स्क्वेमस होती है, इपिथेलियम ऑफ द एल्बुलाई एंड एंडोथेलियम जो कि एल्बुलर कैपिलरी में पाया जाता है। और तीसरा क्या हो जाएगा? बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि थिन होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस इपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन आर सराउंडिंग द सिंगल लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे सराउंडिंग होता है? सिंगल लेयर एंडोथेलियर सेल से और इन बिटवीन देम, ठीक है। हाउ एवर इट इज अ टोटल थिकनेस। अगर बात इन पूरे तीनों को मिला जाए तो टोटल थिकनेस जो हो जाए वो 8 से भी कम हो जाए, 1 से भी कम हो जाए। इट्स मच लेस देन अ मिलीमीटर, मच लेस अ मिलीमीटर का मतलब 8 से भी कम हो जाए। देयर फॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्बुलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ द CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्बुलाई, ठीक है। ये हमारा बेसमेंट सब्सटेंस हो जाए। एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, रेड ब्लड सेल, ब्लड कैपिलरी, स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ द एल्बुलर वॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उससे आज हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में आ जाते हैं। ब्लड इज अ मीडियम, ब्लड एक मीडियम है जो कि ऑक्सीजन और CO2 तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए अबाउट 97% O2 के जरिए होता है, RBC के जरिए, और 30% O2 के लिए होता है डिजॉल्व प्लाज्मा के जरिए। मतलब मैंने बोला O2 की बात कर दी जाए, O2 की बात कर दी जाए तो 97% किससे ट्रांसपोर्ट होता है? RBC के जरिए होता है, RBC के जरिए होता है। और वहीं पे 3% की बात कर दी जाए तो बाई या डिजॉल्व प्लाज्मा के जरिए होता है। डिजॉल्व प्लाज्मा के जरिए होता है, ठीक है, ठीक है। डिजॉल्व प्लाज्मा के जरिए 3% होता है और RBC के जरिए जो होता है वो 97% होता है। अब वहीं पे CO2 की बात है। CO2 की कंसंट्रेशन तो बहुत अलग है। 70% जो होते हैं बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, 7% जो होते हैं ये होते हैं प्लाज्मा के जरिए होता है, और 20 से 25% जो होते हैं वो RBC के जरिए होता है। मैंने बोला 70% के जरिए होता है हमारा बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद हम 7% की बात कर दी जाए कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। और 7% जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा प्लाज्मा के जरिए हो जाता है, और 20 से 25% जो हो जाता है वो हमारे RBC के जरिए हो जाते हैं। बोले हैं कि ब्लड इज अ मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द O2 एंड CO2। अबाउट 97% of O2 is transported by the RBC in the blood. The remaining 3% of O2 is carried by the dissolved state with plasma, ठीक है। नियरली 20 से 25% CO2 की बात कर रहा है। 20 से 25% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? RBC के जरिए। 70% बाइकार्बोनेट के जरिए होता है, और जो 7% होता है वो डिजॉल्व प्लाज्मा के जरिए हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर आयरन होता है, Fe+3 होता है, ठीक है। Fe+3 फॉर्म में होता है, कंटेनिंग द पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। बोले हीमोग्लोबिन की बात कर दी जाए तो ये Fe+3 मतलब Fe+ आयरन +3 के फॉर्म में होता है, रेड कलर होता है, क्योंकि भैया इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है फॉर्म रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म ऑफ दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब भी RBC O2 से बाइंड करता है तब हम इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हर एक हीमोग्लोबिन की बात कर दी है तो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू अ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मतलब इन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन हमेशा बाइंड करेगा, नहीं भैया। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो वो जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो बेसिकली किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से। वहीं पर अभी तुम टिश्यू के पास चले जाओ, टिश्यू की बात करें तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की बात कर दी जाए तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो CO2 से बाइंड करना चाहेगा, क्योंकि भैया वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2, ठीक है। More a partial pressure of CO2, hydrogen ion and concentration and temperature are the other factor which can interfere of the sigmoid curve। हमें sigmoid curve देखने को मिलता है। Often of the percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against DpCO2। This pressure is called oxygen dissociation curve and this is a highly used for the study
the effect of factor like PO2 and H plus concentration on the binding of O2 with hemoglobin। बोले हैं अब इसके बाद जो लाइन हो जाए वो बहुत है। बोले जब एल्बुलाई की बात करें, एल्बुलाई साइड पे आ जाए तो वेल दी PO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है, वहाँ पे लेस H प्लस की कंसनट्रेशन होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। द फैक्टर आर दी और ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोले हैं कि हम एल्बुलाई की तरफ आते हैं तो वहाँ पे PO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, PCO2 की कंसनट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से H प्लस की कंसनट्रेशन कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन किसे फेवरेबल करते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन को बाइंड करने का ये मौका देती है और जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोले वेर यहाँ तक की अब बात करिए टिश्यू से। टिश्यू जब हम टिश्यू साइड में आते हैं तो वहाँ पे PO2 का लेवल जो होता है वो कम होता है, PCO2 का लेवल ज़्यादा होता है, हाई H प्लस होता है और हाई टेम्परेचर होता है एग्जैक्ट। और ये सारे कंडीशन किससे फेवरेबल करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का टूटना होता है। मतलब तुम देखो ऑक्सीजन का टूटना, और यहाँ तक हमें और अच्छा बोलना हो तो ऑक्सीजन का टूटना और हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का बाइंड करना। डिसोसिएशन मतलब टूटना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना था, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड किया था, वो यहाँ पे टिश्यू साइड में टूट जाएगा और दिस clearly indicate the O2 that is bound to the hemoglobin in the lung surface and that dissociate at the tissue। बोले हैं कि O2 कहाँ पे बाइंड करता है, क्लियरली हीमोग्लोबिन इन दी लंग सर्फेस, मतलब लंग्स एल्वुलर साइड में O2 बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन और वहीं पे डेट डिसोसिएट मतलब टूट कहाँ जाता है, टिश्यू साइड। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ दी O2 टू दी टिश्यू। बोले हैं कि हर 100 ml की बात है, हर 100 ml में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन 5 ml ऑफ O2 टू दी ट्रांसफर ऑफ टिश्यू। मतलब बोले हैं कि एल्बुलाई से 5 ml O2 पकड़ के टिश्यू के साइड में छोड़ देता। टिश्यू का जहाँ पे साइट होता हर 100 ml में, एवरी 100 ml में टिश्यू को सिर्फ 5 ml दे दिया जाएगा। हर एक 100 ml में, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया जाएगा ऑन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। बोले CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन। बोले जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देता है तब एक कंपाउंड बनाता है कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। अबाउट 20 से 25% CO2 होता है। तुम्हें भी मालूम हो गया होगा CO2 से कितने परसेंट बाइंड करता है, CO2 से हीमोग्लोबिन कितने परसेंट बाइंड करता है, 20 से 25%। दी बाइंडिंग इज रिलेटेड टू अ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और बोले हैं यहाँ पे भी बोले हैं कि जो ये बाइंडिंग होता है, जो ये CO2 बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन, ये किस बेसिस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा रहेगा तब हीमोग्लोबिन जो होता बेसिकली बाइंड कर जाएगा हमारे हीमोग्लोबिन बाइंड कर देगा CO2 से। लेकिन वहीं पे बात कर दी है PO2 इज अ मेजर फैक्टर। बोले PO2 इज अ मेजर फैक्टर हुई टू अफेक्ट द बाइंडिंग। बोले अगर PO2 अगर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो PCO2 से बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब कुल मिला के अफेक्ट कर देगा। बोले हैं PCO2 इज हाई। कहाँ पे होता है PCO2 इज हाई और PO2 इज लो, तो ये कहाँ पे होता है, बेसिकली ये टिश्यू साइड होता है कि PO2 कम होता है और PCO2 ज़्यादा होता है। बोले टिश्यू साइड होता है मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और बोले जब और CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे कौन बाइंड करेगा, O2 to CO2 प्लस CO2 बाइंड करेगा। वेर एज PCO2 इज लो, PCO2 कम कहाँ होता है, PO2 कहाँ हाई होता है। बोले सर ये एल्बुलाई की साइड में जाओगे तो यहाँ पे PCO2 कम होता है, PO2 ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ये डिसोसिएट करना, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, डिसोसिएट का मतलब टूटना। क्या टूटता है, ऑक्सी, अरे भैया क्या टूटेगा भैया, एल्बुलाई में PO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है, PCO2 कम होता है। तो उस वजह से जो कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना होगा टिश्यू साइड में, ये टूट जाएगा। डिसोसिएट मतलब टूट जाएगा ऑफ CO2। बोला है CO2 प्लस हीमोग्लोबिन जो बना था वो टूट जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा फ्रॉम अ कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। बोला है CO2 व्हिच इज बाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू। बोला है कि ऐसा है कि जो CO2 होता है वो हीमोग्लोबिन से कहाँ पे बाइंड करता है, टिश्यू में, और कहाँ तो डिलीवर कर देता है एल्बुलाई में। RBC कंटेन वेरी हाई, RBC भी वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम कंटेन करता है, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम
माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा टू। बोले ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होना, नहीं, माइन्यूट क्वांटिटी में वहाँ पे भी पाए जाते हैं। दिस एंजाइम फैसिलिटेट ऑफ द फॉलोइंग इन बोथ डायरेक्शन, और यही एंजाइम कार्बोनेट एंड हाइड्रेट जो ये बाइकार्बोनेट होता है ये दोनों डायरेक्शन में मूव करवा देता है। अगर ये बाइंड कर देता है CO2 से थ्रू तो ये वाटर निकाल देता है, और वहीं पर जब ये बाइंड कर लेता है H+ से तो बाइकार्बोनेट निकाल देता है। ठीक है। एट द टिश्यू साइड, बोले टिश्यू साइड की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है ड्यू टू, यहाँ पे क्या हो जाता है, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म होने के बाद CO2 डिफ्यूज इन द ब्लड एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट। बोले हैं कि जब क्या नाम है टिश्यू साइड में PCO2 ज़्यादा होता है और जिसकी वजह कैटाबोलिज्म होता है, और कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, CO2 डिफ्यूज कर जाता है ब्लड के जरिए और बना लेता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है। एंड H+ बाइकार्बोनेट एंड H+। और वहीं पे एल्बुलर साइड मतलब एल्बुलाई साइड की बात है, PCO2 कम होता है और वहीं पे रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। तो CO2 और वाटर किस साइड बना है, जब रिएक्शन देखो इधर बना है, इधर बना, और यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट और H+ बना है। बोले हैं कि ये सारी चीज़ें तब हो रही, तो बोले हैं जब रिएक्शन एल्बुलाई साइड से, बोला है द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2। कहाँ पे, एल्बुलाई में। बोला एट द एल्बुलाई साइड की बात करें तो PCO2 कम होते हैं और PO2 ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में लीड कर जाती है और CO2 और वाटर निकल जाती है। थस CO2 इज ट्रैप एज अ बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल। बोले हैं CO2 जो होता है ये बाइकार्बोनेट आयन की जंजाल में फंस जाता है एट द टिश्यू लेवल ट्रांसपोर्ट टू दी एल्बुलाई, और इसी तो हम CO2 के जरिए मतलब CO2 तो एल्बुलाई में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं और CO2 बाहर चला जाता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 इन दी एल्बुलाई। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। 3 टॉपिक बचा है यार, इतना ही बचा है, कहाँ तो बचा है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm center to sort of the demand of the body to। बोला ह्यूमन बीइंग के पास इतनी एबिलिटी होती है अपने रेस्पायरेटरी सिस्टम को, अपने रेस्पायरेटरी रिदम सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत होती है बॉडी को उतना तो मेंटेन कर ही सकते हैं या करते हैं। ठीक है। मॉडरेट या ज़्यादा डिमांड है या कम डिमांड है, उस हिसाब से हमारी बॉडी या हमारे पास रेस्पायरेटरी एबिलिटी होती है कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। लेकिन ये कैसे होता है, न्यूरल सिस्टम के, नर्वस सिस्टम की बात कर दी जाए, ये न्यूरल सिस्टम के जरिए होता है। बोले ए स्पेशलाइज्ड सेंटर जिसे हम बोलते हैं मेडुला रीजन में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जिसे हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे पाया जाता है, मेडुला रीजन में पाया जाता है। और प्राइमरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ रेगुलेशन। ठीक है। और दूसरा सेंटर कहाँ पे पाए जाते हैं, पॉन्स रीजन में, जिसे हम बोलते हैं निमोटॉक्सिस सेंटर, जो कि फंक्शन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करना, बढ़ाना, घटाना, इससे याद में होता है। और ये भी न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस दी। बोले कि जो नर्वस सिस्टम है, ये न्यूरल सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है, ये रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ द इन एस्पायरेशन। जब तुम काफ़ी लंबा सांस लो, जो रेस्पायरेटरी रेट होता है, रेस्पायरेटरी ड्यूरेशन होता है, बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, क्योंकि भैया बहुत तेज़ी से तुम इंस्पायर एक्सपायर करते रहते हो। ठीक है। देयर बाई अल्टर द रेस्पायरेटरी रेट ए थीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ द सिचुएशन इन एडजस्टन ऑफ द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन एंड इंक्रीज दिस सबस्टेंस कैन बी एक्टिवेट द सेंटर दिस टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट in which respiratory proceed by which this substance can be eliminated, receptor associated with the aortic arch and carotid arch। ठीक है। Also can be recognized change in CO2 and H+ concentration and send necessary signal। ठीक है। to the respiratory rhythm center for the remedial action। The role of the oxygen in the regulation of the respiratory rhythm is quite insignificant। ठीक है। अस्थमा क्या होता है, इट इज़ अ डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग। बोला है अस्थमा के जरिए होता है, जो एलर्जन की वजह से अस्थमा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जो हमारे क्या एल्वुलाई होता है उसके अंदर
इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब तुम सांस लोगे तो बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है, थकावट लग जाती है। जब ज़्यादा सीढ़ियाँ चल लो आवाज़ आने लगती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। फ्रॉम अ ब्रोंचाई ब्रोंचुल इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर। एम्फीसेमा कैसे डिसऑर्डर होते हैं? क्रोनिक डिसऑर्डर एल्बुलर वॉल डैमेज कर जाते हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी रिदम सरफेस डिक्रीज हो जाता है। क्यों मेजर कॉज क्यों है? क्योंकि भैया आजकल की दुनिया में सिगरेट तो भगवान बोल दिया जाए कि भैया इसके बिना तो मतलब कुछ ज़िंदगी नहीं चल सकती। नहीं भैया, इतने बड़े महापुरुष भी लोग थे लेकिन ये काम नहीं करते थे, बल्कि उससे अच्छा अपना मतलब स्वास्थ्य बनाते थे, अच्छे से खाना खाते थे, अच्छे से पानी पीते थे, जो शरीर को भी मेंटेन करता है और उस मस्तिष्क मतलब माइंड को भी तेज रखने में मदद करता है। इसलिए अब मैं तो सही बोलूँ, हेल्दी खाना बहुत बेस्ट होता है। बोले ऑक्यूपेशनली रिजर्व रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन अ सर्टेन इंडस्ट्री। बोले हैं कि जो गाँव के मजदूर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वो स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करते थे, सीमेंट बनाने थे, चूने बनाने थे इंडस्ट्री में, जो टूल बनाने थे इंडस्ट्री में, ये सारे इंडस्ट्री में काम करते हैं। बोले हैं कि ये सारे में क्या होता है, जो डस्ट होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है, वो हमारे लंग्स में बैठते पूरी तरीके से घेर लेता है और फाइनली हमारे जो लंग्स में होता है उसे फाइब्रोसिस कर देते हैं। फाइब्रोसिस मतलब छेद कर देते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा पूरा लंग्स जो होता है डैमेज हो जाता है। और इसे हमें बचने के लिए हमें सिलिका का क्या नाम है, मास्क लाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर होता पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। देखते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो। थैंक यू।